मंथली टेस्ट का जो जुलाई का आपका 7/7/2025 को जो है आप लोग का जो मंथली टेस्ट होगा उसका ये वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, ये आपका लास्ट पार्ट है और इसमें आप लोग का मंथली टेस्ट का जो है जितना भी क्वेश्चन सब जो इम्पोर्टेंट है वो सब करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब आपका कहना होगा कि देखिए सर 11-12 को क्वेश्चन आएगा और उसमें आप जो है इतना इतना क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो देखिए वाकई में चैप्टर बहुत बड़ा है और बड़ा चैप्टर है, तो इसमें जो है कौन सा क्वेश्चन आपका पूछ देगा तो उसका जो है कोई भी गारंटी नहीं है। इसीलिए आपको जितना इम्पोर्टेंट हो सकता है वो क्वेश्चन हम आपको करवा दे रहे हैं और आपको एग्ज़ाम के लिए जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन आपको करना है, ना कि मंथली के लिए। ठीक है, अब देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए बताया गया है ऑक्सी है ना, और आपका जो है अनऑक्सी श्वसन के दो अंतर लिखे। देखिए श्वसन का ये दो भाग है ना, ऑक्सी और अनऑक्सी, इसका आपको अंतर लिखना है। तो आपका देखिए ऑक्सी श्वसन क्या होता है, इसमें आपका श्वसन के लिए यानी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, और आपका जो है ऑक्सी श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, ऊर्जा क्या होता है, अधिक मुक्त होता है। ठीक है, और अनऑक्सी श्वसन में जो है श्वसन के लिए आपका ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, आपको मेन चीज़ बता रहे हैं, आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, नहीं कि जो है डिटो आपको लिखना है उसी तरह। आप सिर्फ थीम को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, सार को समझिए और फिर आप अपने से बना के लिख सकते हैं। और आपका जो है अनॉक्सिक श्वसन में जो है कम ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ये देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, ये आप लोग का एग्जाम में आता है। ठीक है, कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। तो देखिए हीमोग्लोबिन लाल रंग का रंजक है। हीमोग्लोबिन का कलर कैसा है, लाल रंग का है ना, जो रुधिर में उपस्थित, रुधिर मतलब खून होता है, रुधिर मतलब क्या होता है, खून, रुधिर में उपस्थित होता है। इसकी कमी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्रभावित होता है। ठीक है, देखिए इसकी कमी यदि होगा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में जो है प्रवाह कर रहा है वो नहीं हो पाएगा अच्छी तरीके से। हीमोग्लोबिन फेफड़े में ऑक्सीजन प्राप्त कर उसे सारे शरीर में पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन जो है फेफड़े से जो ऑक्सीजन को प्राप्त करके सारे शरीर में पहुंचाता है। ये काम किसका, हीमोग्लोबिन का। ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। यह हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। यदि हीमोग्लोबिन का मात्रा हम लोग शरीर में कम हो जाएगा तो विभिन्न भागों में ऑक्सीजन की आवश्यकता मात्रा नहीं पहुंच पाएगी, यानी जितना ऑक्सीजन चाहिए वो हमारे शरीर में नहीं पहुंच सकेगा। और इससे परिणाम स्वरूप भोजन का ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। जो भोजन जो होता है वो ऑक्सीजन की मदद से जो है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है तोड़ता है, वो भी नहीं हो पाएगा। इससे शारीरिक कमजोरी भी बढ़ेगी, है ना। यदि भोजन बढ़िया से पच नहीं रहा है तो इससे हमारा शरीर भी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी की स्थिति में रक्त अल्पता के नाम से जाना जाता है ना। हीमोग्लोबिन की कमी को जो है रक्त अल्पता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। मानव में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, यानी आपका जो मानव के जो शरीर है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है वो आपको बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। मनुष्य एक जटिल शारीरिक रचना वाला विकसित प्रणाली है। देखिए क्या बताया है, हमारे शरीर में देखिए बहुत सारा तंत्र है, बहुत सारा अंग है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग को जटिल बोला गया है ना। जटिल हम लोग जो है शरीर तंत्र वाले अंग हैं। देखिए अब यहाँ पे बताया, अतः साधारणतः विसरण क्रिया द्वारा इसके फेफड़े के बीच गैसीय विनिमय संभव नहीं है ना। जैसे आपको बताया कि कोशिका भित्तियों में पाए जाने वाले रक्त का शोषण वर्णन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संयोग से होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। जैसे आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि पूरे शरीर में हम लोग का जो हवा को, एयर जो होता है, ऑक्सीजन होता है, उसको पहुंचाना। यह ऑक्सीजन को स्थल तक छोड़कर पुनः हीमोग्लोबिन बन जाता है ना। ये जो हमारे शरीर को सब जगह ऑक्सीजन पहुंचा के ये पुनः क्या बन जाता है, फिर से हीमोग्लोबिन बन जाता है। यह रक्त में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाकर जो है कोशिका तक पहुंचाता है। जो हम लोग सांस जो लेते हैं फिर हम लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना, तो उसको जो है हमारे जो कोई रक्त में रहता है उसको लेकर के फिर से फेफड़े तक पहुंचाता है। फेफड़े के बीच करने पर कार्बन डाइऑक्साइड स्वतः बाहर निकलता है। हम लोग देखिए सांस लेते हैं तो हमारा जो है जो फेफड़ा होता है वो जो है फूलता और पिचकता है। उसमें आप लोग देखिएगा कि जैसे वो जो है पिचकता है, हम लोग जैसे सांस छोड़ते हैं तो वहाँ पे देखिएगा हम लोग का जो है CO2 निकलता है ना, जो गर्म गैस निकलता है। यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो फेफड़े से पैर तक ऑक्सीजन पहुँचने में लगभग 3 वर्ष तक पहुँचेगा, है ना, 3 वर्ष में पहुँचेगा। यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारा जो शरीर है, जो शरीर है
जब नाक से सांस जो लेते हैं तो हमारे पैर तक जो ऑक्सीजन, आप जान रहे पूरी जगह गमन करता है, तो ये 3 साल लगा देगा, है ना, पहुँचने के। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर जो है हीमोग्लोबिन बनता है, और हीमोग्लोबिन और जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोनिक से हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, ये चीज़ जानिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फेफड़े में ऑक्सीजन ऊतकों तक कैसे पहुंचता है? फेफड़े में जो ऑक्सीजन है वो ऊतक तक कैसे पहुंचता है? जितना भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम बोल दिया करेंगे। देखिए, फेफड़े में ऑक्सीजन ऊतक तक कैसे पहुंचता है, तो यहाँ पे बताया लाल रक्त कणिका श्वसन क्रिया में शरीर के अंदर ऑक्सीजन का संवहन करती है। आपको पता है कि हम लोग जो हमारा जो लाल रंग का जो खून है, जो रुधिर है, उसमें आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो सब जगह क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुँचाता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। आपको पहले भी बताया था, यह फेफड़ों में वायु को ऑक्सीजन को अवशोषित करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है रुधिर के माध्यम से भ्रमण करते हुए उक्त ऊतकों में जाता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो आपको पता है कि वो कैसे जाता है, रुधिर के माध्यम से। खून आप जानते हैं हमारे शरीर में सब जगह घूमते रहता है, तो वो उसी के माध्यम से जाता है और सब जगह में ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, खाली आंसर अलग अलग है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, मानव हृदय में 4 चैम्बर में होने से क्या लाभ है? ठीक है, 4 चैम्बर में होने से क्या लाभ है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या बताया गया? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का एक ही रक्त माध्यम से परिवहन होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि ऑक्सीजन में समृद्ध रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त में मिलने से रोका जाए। कार्बन डाइऑक्साइड में समृद्ध रक्त को फेफड़ों की भित्तियों में जाना आवश्यक होता है ताकि उसकी कार्बन डाइऑक्साइड से अलग किया जा सके। देखिए, हमारा शरीर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों है, तो उसका अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही ऑक्सीजन युक्त कार्बन डाइऑक्साइड विहित रक्त के हृदय में रखना होता है ताकि उसको शरीर में अन्य अंगों में भेजा जा सके। इसलिए मानव हृदय में कितना चैम्बर होता है? कुल 4 चैम्बर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, रटने वाला सा क्वेश्चन है। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग क्या बोल रहा है? रक्त है ना, इसको रुधिर बोलते हैं, इसके 2 कार्य लिखे हैं। तो यह जानते हैं, परिवहन के लिए काम होता है। पहला काम करेगा शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाना, दूसरा काम करेगा पोषण तत्वों को शरीर में परिवहन, है ना। ये 2 चीज़ें आप लोग का है, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे प्लेटलेट्स अनुरक्षण का कार्य क्या होता है? आपको ऑब्जेक्टिव में बताया जाए कि खून जो निकलता है तो हमारा खून रोकने का काम प्लेटलेट्स करता है। ठीक है, देखिए यहाँ बताया रक्त का थक्का बनाना तथा रक्त के बहने के मार्ग को अवरुद्ध करना प्लेटलेट्स का अनुसरण करता है ना। जहाँ कटता है वहाँ तुरंत अपना प्लेटलेट्स जो है खून में ही रहता है, वो प्रभाव दिखाता है और वहाँ पे जो है ब्लड का क्या कर देता है? थक्का बना देता है। ठीक है, रुधिर और लसिका के बारे में पढ़ेंगे। रुधिर मतलब आपका रक्त होता है, लसिका अब देखिए, यह लाल रंग का होता है रुधिर, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह लाल श्वेत रक्त कणिकाओं रुधिर पट्टियाँ होती है ना। हमारे शरीर में जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों पाया जाता है, यानी रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल, है ना। यह हृदय से अंग तक बहता है, यानी हृदय से लेकर अंग सभी अंग तक बहता है और वापस भी आता है। ठीक है, और लसिका के बारे में बात करें, यह रंगहीन है, यह हल्के पीले रंग का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है? नहीं होता है। आप देखिए, इसमें कणिकाएँ नहीं होती है। ठीक है, और फिर उसके बताया ये केवल एक ही दिशा में बहता है, अर्थात ऊतकों के हृदय में की ओर, है ना। ऊतक से कहाँ से जाता है? ऊतक से हृदय की ओर जो है ये बहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए, मनुष्य में दोहरा परिसंचलन की व्याख्या करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आपका पूछता है, खास करके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, दोहरी परिसंचलन की व्याख्या करें। देखिए, मनुष्य में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजारा जाता है। रक्त को कितना बार होकर हृदय से 2 बार गुजारा जा सकता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचलन। पहले आपको पूछेगा मनुष्य में दोहरा परिसंचलन की व्याख्या करें, तो बोलिएगा जो हमारे शरीर में जो रक्त है, जो खून है, वो हृदय से होकर 2 बार गुजरता है, इसलिए हम लोग इसको दोहरा परिसंचलन कहते हैं। ये लिखिएगा, यदि 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, 3 नंबर क्वेश्चन होगा तो आपको 1-2 नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया है कि शिराओं द्वारा शरीर में विभिन्न भागों में अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है ना। बहुत सारा अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में आता है, हृदय उसे शुद्ध बनाने के लिए अलग अलग मार्ग में फुफ्फुस में भेज देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विकसित हो जाता है। ठीक है, तो वो जो साफ़ करने के लिए जो खून भेजता है उसी में कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर आ जाता है और ऑक्सीजन रक्त में आ जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होता है? रक्त में आ जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आता है और शरीर अंग में पहुंचने के लिए पंप कर
दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मानव शरीर के 4 रक्त समूह कितना को हम लोग का ब्लड ग्रुप होता है, तो ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। 4 रक्त समूह होता है। ठीक है, अब देखिए मानव वृकक में मूत्र छलने की क्रियाओं को समझाइए। ठीक है, देखिए ये 12 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। मानव वृकक की वृकक नालिकाओं के बोमेन कैप्सूल में रक्त की छलना क्रिया होती है ना। वहाँ से रक्त में उत्सर्जन पदार्थ जल के साथ जो है आपका संग्रहक नालिकाओं से होते हुए मूत्राशय तक पहुंचता है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताया है कि वहाँ से जो भी रक्त में होता है, जो भी आपका जो मटेरियल होता है, जो हम लोग का यूजलेस होता है, और साथ में आप लोग को बताया कि जो विक नालिका में उसमें जो है बोमेन कैप्सूल रक्त तक का छलने का जो काम करता है, यही सबसे आप लोग का जो है मूत्र बनता है। अब यहाँ पे बताया इसी प्रकार मानव वृकक में मूत्र छलने की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पदार्थों में जल और खनिज लवण का वाहन कौन करता है। आपको बताए थे जल खनिज लवण ये सब का वाहन कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बताए थे, तो वही बता रहा है कैसे करता है आपको बताना है। तो पादप में जल और खनिज लवण का वाहन जाइलम वाहिकाओं द्वारा होता है। आपका जो है प्रसरण नियमानुसार मृदा के कणों के बीच उपस्थित खनिजों में जलीय घोल जड़ों के मूल रोमों में प्रवेश करता है और इसी प्रकार उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर बढ़ता हुआ जाइलम वाहिकाओं में पहुंच जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया है वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न जो है खिंचाव, फिर उसके बाद प्रसरण दबाव एवं कोशिका दाब के प्रभाव में जलीय घोल पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंच जाता है और जो है इसे आपका क्या बताया गया है, रसारोहण कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का देखिए नीचे से ऊपर की ओर आपका जो जाइलम जो है वो जाता है। ठीक है, खनिज और वो सब जगह जो है आप लोग का पहुँच जाता है। देखिए आपका ये जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चयनात्मक पुनरावशोषण क्या है, यह क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए यह आपका जो चयनात्मक पुनरावशोषण है वो आप लोग का जो है क्यों आवश्यक होता है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए बोमेन कैप्सूल के कोशिका गुच्छे में जो है ये उच्च रक्तचाप के कारण बहुत से पदार्थ छनकर संग्रह नलिका में चले जाते हैं। ठीक है, उच्च रक्तचाप के कारण क्या होता है कि जो बहुत सारा पदार्थ है वो छनकर कहाँ चला जाता है, संग्रह नलिका में चले जाता है। इस पदार्थ में कुछ आवश्यक पोषक पदार्थ भी होते हैं। जब छनते हुए पदार्थ जल के साथ आगे बढ़ते हैं तब हेनेल्स लूप एवं कुंडलित नाल से इन पदार्थों को फिर से वापस शोषित कर लिया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को चयनात्मक पुनरावेशन आपका जो है आपका पुनरावशोषण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चयनात्मक पुनरावशोषण अनिवार्य प्रक्रम है क्योंकि ऐसा नहीं होता पर बहुत से पोषण तत्व रक्त से छनकर शरीर से बाहर चले जाएंगे और व्यक्ति के स्वास्थ्य भी यहाँ पे जो है उत्यान प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताया है, गुर्दे में मूत्र निर्माण की प्रक्रम का वर्णन करें। ठीक है, आप ये देख लीजिए, वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आप चाहिए तो इसको याद कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मानव में पाचन तंत्र के निम्नलिखित चित्र बनाएं। देखिए आप लोग को जो है मानव का पाचन तंत्र का आप लोग को चित्र बनाने के लिए देगा। जब भी चित्र बनाने क्वेश्चन आए तो आप उसको पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाइएगा, पहले आपको मानव का जो है एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ऐसे करके मानव का आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप मानव का स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, जिसमें से फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ पे जो है आपको इस तरह का चित्र बनाना पड़ेगा। देखिए ये चीज़ बना हुआ है, आपको जो है पेंसिल से बनाना है। ठीक है, पेंसिल से बनाना है। सबसे पहले आप यहाँ पे लाइन दे दीजिएगा, फिर उसके बाद जो है इसमें आप ऐसे करके नलिका बना दीजिएगा। ठीक है, या आप जो है बना दीजिएगा, सब चीज़ आपका बन जाएगा, आसान है। देखिए हम इसको फिर लेबलिंग करने का बात रह जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए मुँह बनाइएगा, है ना। खाना जो खाइएगा मुँह में ना जी, तो जब आपका पाचन होता है सबसे पहला काम मुँह से ही स्टार्ट हो जाता है। मुँह से आपका कहाँ जाता है, आपका जो है
फिर उसके बाद ग्रासिका में जाता है, ठीक है। फिर इधर का हम लोग याद करते हैं, फिर इधर का याद करेंगे। इधर का आसान याद हो जाता है, उधर का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो मुंह परे हो बनाइएगा, फिर उसके बाद आपका जिह्वा, फिर उसके बाद फिर ग्रासिका, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या बनाएगा, फिर उसके बाद जो है ये जो आपका है, ये आपका अमाशय है। ये क्या है, अमाशय। अमाशय से फिर क्षुद्र आंत में जाता है खाना, फिर उसके बाद आप लोग का क्षुद्र आंत को ही छोटी आंत बोलते हैं, फिर आपको बड़ी आंत, फिर उसके बाद जो है गुद्दा में जाता है खाना, ठीक है। गुद्दा से फिर निकल जाता है। अब यहाँ पे आपका देखिए बताया है, इधर आपका जो है याद रखिएगा, ये जो होता है इसको डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। और यहाँ पे जो आपका होता है वो पित्ताशय होता है। क्या होता है, पित्ताशय, जो पित्त रस जो है आपका निकलता है ना। और इधर आपका जस्ट उसी प्रकार में पित्त नली, ठीक है। फिर उसके बाद यकृत, इसको हम लोग बोलते हैं यकृत। ये वाला जो पार्ट है इसको यकृत हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर उसके बाद अग्नाशय होता है। यहाँ पे आपका जो ये छोटा सा जो पार्ट है वो अग्नाशय है। फिर उसके बाद जो है इधर से जो आप देख रहे हैं बड़ी आंत में, ये आपका जो है आपका परिशोषिका है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। मनुष्य के श्वसन तंत्र का बारे में हम लोग जान लीजिए क्या है। पहले श्वसन तंत्र के लिए पहले मानव का जो है यहाँ पे ढांचा बनाइएगा ऐसे करके, ठीक है। ये ढांचा आप लोग को बनाने के बाद जब बन जाएगा आप लोग से, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको फेफड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है एक फेफड़ा बनाना पड़ेगा। और फेफड़ा बनाने के बाद जो है आपको देखिए ये बन गया। ये बनाने के बाद पेंसिल से आपको बनाना है। सबसे पहले आपका नासगुरई, सबसे पहले श्वास नाक से लीजिएगा, है ना। मुंह से भी लिया जाता है, मुंह का भी लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद वो जाता है कंठ में, ठीक है। फिर उसके बाद श्वास नली से होते हुए जाता है। फिर उसके बाद दो को नाम याद रखिए, ये दो चीज़ें आपको याद हो जाएगा। एक होता है आपका प्रधान श्वसन होता है, यहाँ पे प्रधान श्वसन। फिर उसके बाद ये जो आपका है आपका जो है फुफ्फुस है ना, ये आपका जो है फेफड़ा होता है, ठीक है। तो ये आप लोग का देखिए डायग्राम में दो आसान आसान डायग्राम आपको पूछ सकता है। अब बुक में जितना डायग्राम आप देख लीजिएगा तो आपका जो है ये पार्ट अब खत्म हो जाता है साइंस का। इतना आप करके यदि ये गए तो आपको एग्जाम में से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।